तो हेलो दोस्तों, हम लोग का बायोलॉजी का क्लास का ये पार्ट 2 है, जो कि पिछले क्लास में मैंने कराया है 50 क्वेश्चन। अब हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन के दौरान डायफ्राम की क्या भूमिका होती है। तो ये अंतर श्वसन के समय क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिससे फेफड़ों का आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और फेफड़ों का जब आयतन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, इसलिए यह क्या होता है, जो डायफ्राम होता है चपटा हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष का पौधा और उससे प्राप्त पदार्थ के से सम्मिलित करना है। ठीक है, बोला है, देखिए कैफीन किससे मिलता है हमको, यह हमें कॉफ़ी के बीज में मिलता है। ठीक है, आप कॉफ़ी पीते होंगे तो कॉफ़ी के बीज से हमको मिलता है। मलेरिया की कुनैनी मलेरिया की दवा यह हमको किससे मिलता है, सिनकोना की छाल से मिलता है। ठीक, सिनकोना गलती लिखा गया, सिनकोना के छाल से यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है। और अफीम का ये लेटेक्स किससे मिलता है, तो हिबिया वृक्ष। ठीक, कौन सा, हिबिया वृक्ष से। ओके, और मॉर्फिन आपको पता है कि अफीम से मिलता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कशेरुकी जंतुओं के संदर्भ में, यानी कशेरुकी मतलब वर्टेब्रेट्स कि जंतुओं के जीव कौन से होते हैं, कि जीव कौन से हैं। तो कशेरुकी जीव नियततापी जीव कौन से हैं, जो जिनका नियततापी मतलब उनका जो ब्लड होता है या उनके शरीर का तापमान नहीं बदलता है किसी भी जलवायु में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो ये पक्षी और स्तनधारी। जैसे हम स्तनधारी में हम आते हैं, मानव आते हैं, तो मानव का और पक्षी का जो भी स्तनधारी और पक्षी वाले होते हैं ये नियततापी होते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो नियततापी वे जीव जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, जैसे कि पक्षी और स्तनधारी है। अनियततापी मतलब जिनका क्या होता है, जिनका शरीर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे मछली का हो गया, मेढक का हो गया, सांप का हो गया। सांप जैसे सरीसृप आते हैं तो इनका टेम्परेचर बदलते रहता है। ठीक है, तो ये अनियततापी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। तो ये होता है एस फेज में, याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं लिया है, बल्कि ये सब PIQ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं बनाया है, बस PIQ क्वेश्चन को ही एग्ज़ाम में ढूंढ के, बहुत सारे एग्ज़ाम में PIQ क्वेश्चन ढूंढ कर उनका मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए अगर देखते हैं कि फल और उसके खाने योग्य भाग। तो जैसे मध्य फल भित्ति, जैसे सेब का कौन सा भाग खाते हैं, तो सेब का हम लोग पुष्प वाला भाग खाते हैं। आम का आपको पता है मध्य भित्ति, क्योंकि नहीं आप उसका छिलका खाते हैं, नहीं आपका बीज खाते हैं, उसका मध्य का जो गुद्दा होता है उसको खाते हैं। तो आम का मध्य भित्ति हो गया। नारियल का आपको पता है भ्रूण पोष का होता है, और लीची का एरियल होता है। ये सभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है और किसकी कमी से होता है। मैंने ये पिछले जो बायोलॉजी की क्लास कराया था, तो पार्ट 1 में मैंने ये बताया है कि किससे, तो ये हड्डियों की रोग है और विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से होता है। अब है कि बीटी का पास में, बीटी का शब्द का अर्थ क्या है। जो बीटी है उसका, बीटी का क्या हो जाता है फुल फॉर्म, तो बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस क्या है, एक जीवाणु है। ठीक है, बीटी क्या है, एक जीवाणु है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि बीटी कॉटन में बीटी क्या है, तो वहाँ पे देगा वायरस या बैक्टीरिया या शैवाल या कवक, इस तरह कर देगा, तो आपको मानना है बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कीट प्रतिरोध में, यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो बोलवर्म कीट के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 क्या है, अध्ययन की शाखा, और सूची 2 है विषय, यानी शाखा और विषय से। तो ऑर्नियोथोलॉजी, तो फल के अध्ययन को क्या बोले जाते हैं, तो फल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, याद रखिएगा। पक्षी को आपको क्या बोलते हैं, तो पक्षी का हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक, ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक, और ये मछली का आपका पता है, मछली का इक्थियोलॉजी और कीट का एंटोमोलॉजी, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। मानव रक्त के एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो लिम्फोसाइट करती हैं। आरबीसी क्या है, तो ये आरबीसी आपका ऑक्सीजन का वहन करती है। प्लेटलेट क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है।
ठीक है। और बीमारी, एंटीबॉडी क्या होता है, बीमारी हमारे जितने मजबूत एंटीबॉडी रहेगी आपके शरीर में उतने आपको बीमारी नहीं होगा। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। अब करते हैं रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो ये किस वृक्ष पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो आपको पता है ये सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम की कीड़े किस वृक्ष पर, तो ये है शहतूत, मलबेरी, ठीक है। अभी जस्ट मलबेरी अब खाने का टाइम आ ही गया है, अब 7-10-15 दिन में। वैसे तो मेरे फार्म में हुआ है, अभी लाल लाल है, अब पक जाने दीजिए, फिर मैं भी खाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा, ओके। तो ये शहतूत के पौधे पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अग्नाशय यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और एक मिश्रित ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है यकृत है और दूसरी में अग्नाशय है। इसकी लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन, मैंने बोला है बहुत बार कि इंसुलिन किस कोशिका से होता है, तो बीटा कोशिका, कौन सी, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन और हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कोई बोल दे कि अल्फा कोशिका से क्या होता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है बिल्कुल। इसका हम कॉन्सेप्ट रख लेते हैं। तो इंसुलिन या ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है और रक्त शर्करा कम करता है, ठीक है। ग्लूकोज का किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, ठीक है, और रक्त के शर्करा को कम करता है। ग्लूकागोन यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है और रक्त शर्करा बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में एनर्जी कम हो गई, आप खाना नहीं खाए, तो जो आपका ग्लाइकोजन है ना, तो उसको फिर से ग्लूकोज में बदल देगा ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे। पूर्ण पाचक रस, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों को पचाने में एंजाइम होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के क्या होता है, एमाइलेज, वसा के लिए लाइपेज, ठीक, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि विटामिन और उसकी कमी से होने वाला प्रभाव क्या है। तो विटामिन B3 को क्या हम लोग रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। नियासिन से क्या होता है आपका पता है, तो नियासिन से होता है आपका, देख लेते हैं पेलाग्रा होना चाहिए शायद। विटामिन B9 किसको क्या बोलते हैं, इसको फोलिक एसिड बोलते हैं। और इससे क्या होता है, एनीमिया, ये बिल्कुल सही है, एनीमिया रक्ताल्पा होता है। विटामिन B7 बायोटिन, ये सही है, बायोटिन से बाल झड़ता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस, होठ का फटना, ये भी बिल्कुल है। यानी आपका आमने सामने सब मिलान है, ठीक है, आमने सामने ये सब है, तो आमने सामने सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा B, ठीक। तो याद रखिएगा विटामिन B3 से पेलाग्रा ये सब देख लीजिएगा आप लोग। हृदय चक्र और रक्तदाब से संदर्भ में क्या सत्य है, हृदय चक्र और रक्तदाब के संदर्भ में। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक, सही है, बिल्कुल है। आपको पता होना चाहिए कि रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 सब कोई लिखता है, ये हर किसी को पता होगा। बोला है सिस्टोलिक 120 हृदय के संकुचन को और डायलोस्टिक 80 शिथिलन को दर्शाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बोला है रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, ये भी सही है, यानी आपको तीनों सही है, ठीक। बोला है हृदय ध्वनि, हृदय की लबडब ध्वनि कपाटों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हृदय धक धक तुमको पाके धक धक करता है दिल, तो दिल धक धक नहीं, लबडब करते हैं, ठीक है। और किसके कारण होता है, तो ध्वनि जो कपाट होते हैं ना हृदय में, जो कपाट होते हैं, तो कपाटों के बंद होने के कारण ही ये उत्पन्न होता है। स्टेथोस्कोप, इसका आविष्कार रेने लेनिक ने किया था, जो ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको देखे होंगे कि जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या करता है, कान में अपना ठूसता है और एक लोहे का कुछ आपके धड़कन में सटाता है, तो देखे होंगे, और घेट पर लटका के चलता रहता है सब। क्वेश्चन है कि कोशिकांग को उसके उपनाम कार्य से सम्मिलित करना है। तो जैसे गोल्जी काय के क्या कार्य है, तो मैंने बोला था ये ट्रांसफॉर्म का काम करता है और पैकेजिंग का काम करता है, तो ठीक है। तो ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बनाता है, ट्रांसफॉर्म में आपको पता है ट्रैफिक पुलिस लगती है, तो ये पहले बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है क्लोरोफिल होता है और कोशिका का रसोई, यहाँ पर खाना बनता है तो कोशिका का रसोई बनी। और केंद्रिका क्या है, तो यह है राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में आपको पता है कि RNA पाए जाते हैं, और तो वहाँ पे जब RNA भी होता है, DNA भी होता है, तो RNA आपको पता है राइबोसोम में भी थोड़ा वो अपना योगदान देता है, तो ये बिल्कुल सही है केंद्रिका। देखिए केंद्रक नहीं है, ये केंद्रक मत समझिएगा,
बहुत लोग केंद्रक समझेंगे, ये केंद्रिका है, ठीक है। तो केंद्रिका राइबोसोम की भी फैक्ट्री बोलते हैं। और राइबोसोम में क्या होता है आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, और राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को, ओके। और रिक्तिका क्या होता है, तो कोशिका का भंडार गृह होता है। रिक्तिका में ही बहुत सारे भोजन जो भी होते हैं वो भंडार होते हैं, ठीक है। तो ये आमने सामने सब ऋषि मिलते हैं, तो आपका डी आंसर, ये डी बोल रहे हैं, ये बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत ढूंढना है, ठीक है। तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये बिल्कुल सही है। दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित, नहीं। हाइपोथैलेमस तो आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया, प्यार मोहब्बत वाला, और वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का सब काम करता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो वो नहीं है। और कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस मास्टर का मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। जो मास्टर ग्रंथि क्या है, पीयूष, और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। कपालीय तंत्रिका को की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, ये भी बिल्कुल सही, यानी आपका गलत है सी नंबर, तो आपका यही आंसर है, क्योंकि गलत ढूंढना था। सत्य, शरीर का संतुलन किससे बनाता है, तो सेरेबेलम जो अनुमस्तिष्क में होता है द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, यह तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं मतलब लव को नियंत्रित करता है। और नियंत्रित साथ में किसको भी करता है, यह पीयूष ग्रंथि को, यानी पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। इसलिए इसको तो हाइपोथैलेमस को मास्टर से मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर का मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। कंकाल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों जोड़ता है, यह भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, सही है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोहनी और घुटने में हिंज पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मैंने पिछले जो क्वेश्चन बायोलॉजी का कराया था उसमें मैंने ये बताया था, कोहनी और घुटने से, शायद मैंने जब छठा क्लास का क्लास कराया था तब बताया था, देखे होंगे। अब जब आप जाएंगे तो उसमें मैंने छठा क्लास का बायोलॉजी की, मतलब छठा क्लास का जितना भी साइंस है वो मैंने पूरा छठा क्लास का साइंस ही पढ़ाया था। तो उसमें आप लोग देखेंगे दो पार्ट में होगा, छठा क्लास का लिखा होगा 6 क्लास वहाँ पे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन का प्रभाव से मिलान करना है, ठीक है, कि किस हार्मोन का किस में प्रभाव है। तो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव क्या होता है, तो यह जब जानते हैं जब बच्चा को प्रसव पीड़ा होता है ना, तब ऑक्सीटोसिन का किया जाता है। और दूध स्राव में, मतलब ऑक्सीटोसिन आपके दूध बनाने में भी होता है, तो लेकिन दूध स्राव में करना जाता है। लेकिन दूध बनाने में आपको पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि आपका बी में दिया है, दूध निर्माण में, और दूध निकालने में आपको पता है दूध स्राव। आप देखते होंगे कि गाय लोग ना, देखिए आजकल के दूध क्यों नहीं अच्छे हैं, क्योंकि आजकल ना डेयरी में क्या होता है ना कि ऑक्सीटोसिन दे के गाय से दूध निकाला जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आजकल का दूध सही नहीं है, अगर आप घर का दूध पी रहे हैं वही बहुत अच्छा है। एस्ट्रोजन ये क्या होता है, तो महिलाओं की द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, तो ये महिलाओं में होता है। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष में होता है, ठीक है। तो आमने सामने सब मिलान है, तो ये सही हो जाएगा। बोला उत्सर्जन की प्रक्रिया में संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मनुष्य यूरिया उत्सर्जक करता है, बिल्कुल सही है। मुतता है तो देखिए मूत्र में क्या होता है, हम लोग यूरिया पाया जाता है, पता है ना, तो मनुष्य का सही है। पक्षी और सरीसृप यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे मनुष्य यूरिया उत्सर्जित करता है, तो जो पक्षी और सरीसृप क्या है, यूरिक अम्ल करते हैं। मछलियाँ यूरिया उत्सर्जित करते हैं, नहीं, मछलियाँ यूरिया नहीं बल्कि वो अमोनिया करते हैं, ठीक है। और अमीबा क्या है, अमोनिया उत्सर्जक, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सी गलती है और सी ही आपका ढूंढना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कॉन्सेप्ट होता है सत्य, मछलियाँ मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करती है, बिल्कुल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमोनेटोलिक बोला जाता है। जैसे मनुष्य को यूरियोटोलिक बोला जाता है, पक्षी और सिर को यूरिकोटोलिक बोला जाता है, और अमीबा को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, इसको भी अमोनोटेलिक, ठीक है। और यूरिक अम्ल यह सबसे कम विषैला होता है, जल के संरक्षण में मदद करता है। भाई यूरिक अम्ल देख लें, यूरिक अम्ल जल का संरक्षण करता है, इसलिए जो भी सरीसृप होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, सरीसृप पानी में भी रहते हैं, और तो देखिएगा वो क्या करते हैं, वो ख़राब नहीं करते हैं बल्कि वो क्या करते हैं, साफ़ करते हैं पानी को। इसलिए तो, और पक्षी भी देखिए यूरिक अम्ल भी उत्सर्जित करता है। इसलिए तो बोला जाता है कि जब आप मछली पालन करते हैं तो उसको क्या कीजिए, उसके ऊपर में मुर्गी पाल लीजिए, और जब मुर्गी नीचे करेगी अपना बीट्स, तो क्या करते हैं, वो जो मछली होंगे खा लेंगे, तो वो देखिए गंदा नहीं करता है यूरिक अम्ल, ठीक है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं।
लेकिन उसमें ये कि उसमें अम्ल बहुत ज़्यादा होता है, तो अम्ल अगर ज़्यादा हो जाता है तो अम्ल ख़राब करने लगता है पानी का, तो ये भी है एक दिक्कत। तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, थक्का जमने का बताते हैं। सबसे पहले होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर होगा थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिन, फिर थक्का होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। कैल्शियम रक्त के थक्का जमने के लिए कैल्शियम 2+ होता है का आयन अनिवार्य होता है, और हिपेरिन यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। पूछता है कि अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने का प्रोटीन है, तो फिर हमारे अंदर जो खून है वो क्यों नहीं थक्का जमता है? तो वो क्यों होता है? हिपेरिन नामक क्या होता है? हिपेरिन नामक का ये एंजाइम होता है, इस वजह से हम लोग को थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अब आ गया आपका एंजाइम और उसके स्रोत ग्रंथि। एमाइलेज कहाँ होता है? मैंने अभी जस्ट बताया, जस्ट पीछे। तो यह होता है आपके अग्नाशय में ही, मैंने बताया ना। और इससे क्या होता है एमाइलेज से? तो एमाइलेज से आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पार्चित होता है, ठीक है। फिर बोला है कि इरेप्सिन, इरेप्सिन ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्सिन ये आमाशय में, पता है कि प्रोटीन को पचाता है, ठीक। और टाइलिन ये लार ग्रंथि में होता है, ये भी क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को ही पचाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका बी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि कान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कान के संदर्भ में बोला है, अब कान के बारे में हमको सही बताना। तो बाहरी कान क्या होता है? तो बाहरी कान केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, और ये भी देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। कान के 3 हड्डियाँ मैलियस, इंकस और स्टेप्स ध्वनि तरंगों को बढ़ाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोक्लिया संतुलन और सुनने की मुख्य संरचना है। कोक्लिया संतुलन और सुनने की मुख्य संरचना है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कोक्लिया नहीं होगा तो हम लोग को सुनने का संतुलन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब देखिए हमारे बॉडी में ऐसे कान का संरचना बनाई गई है ना कि वो अपने आप से संतुलन कर लेता है। जैसे कि आप लोग एम्पलीफायर में देखते हैं, संतुलन करने के लिए बहुत सारे उसमें बटन रहते हैं, लेकिन हमारे कान का देखिए संरचना कैसे कि खुद ब खुद संतुलन होता है और सुनने को मुख्य क्या होता है? संरचना भी बनाता है, ठीक है। तो आपको देखते हैं कान थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कई के तब जाकर अंदर रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता है। नहीं तो भोंपा की तरह डायरेक्ट हम लोग का कान बना नहीं सकता था, लेकिन देख रहे हैं हम लोग की बनावट कैसी है, बहुत ही अच्छी है। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा है? तो वह आपका है ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन होता है। और यह तने के छाया वाला हिस्से में जमा हो जाता है, जिससे वह हिस्सा अधिक बढ़ता है और तना प्रकाश की ओर झुक जाता है, ठीक। तो यह कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है और यह किस चक्र द्वारा बनता है? तो यह यकृत में बनता है, और क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन साइकिल द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यूरिया आपको पता है किस में निकलता है? हम लोग के जब हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें यूरिया निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोग और रोगजनक का पैथोजन से मिलान करना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कि एथलीट फुट, ये तो आपको पता है डायरेक्ट फंगस से है। काला जार ये प्रोटोजोआ से पकड़ता है। हाथी पाँव ये कृमि से होता है, और खसरा ये वायरस से होता है। तो ये हम लोग को डायरेक्ट मिलान है, आमने सामने ही है, सही है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दे भी दिया था। दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा सही युग में सही है? तो दृष्टि दोष में तो निकट दृष्टि दोष, और इसको बोलते हैं मायोपिया, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। तो यह अवतल लेंस से होता है, ठीक है, सही है। दूर दृष्टि दोष यानी जिसको हाइपोमेट्रिक बोलते हैं, उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष जिसे प्रेसोबायोपिया बोलते हैं, इसको द्विफोकसीय लेंस से। तो ये तीनों सही है, तो बिल्कुल आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन मेरे देने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन में हम लोग को तीन चीज़ें हम लोग को हो गया कि नहीं, ठीक है, 3 चीज़ें हम लोग का रिवीजन हो गया। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन दिया हो ताकि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ओके। और इस कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मायोपिया इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं ताकि वो रेटिना में जाकर बने। हाइपरमेट्रिक पे हम क्या करते हैं, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, इसलिए हम लोग को क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं ताकि वो रेटिना में बने, ओके।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में के प्रकाश में न्यूनतम होती है। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया है कि यह हरा में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा लाल में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। कोशिका और कोशिका स्थान कार्य आगे देख लेते हैं। तो कुफर कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं ये कहाँ होती है, यकृत में। और कुफर कोशिकाएं आपको पता है क्या है, तो कुफर ना ये जहर को मारने वाला कोशिकाएं होते हैं। आप जो जहर वहर खाते हैं ना, तो वह जहर को कम करता है। जैसे दारू पीना, दारू में जहर होता है, सिगरेट आप वो भी जहरीला होते हैं। तो जितने भी आप जहरीले पदार्थ खाते हैं ना, तो उसको कम करने का यह कुफर कोशिकाएं काम करती हैं। इसलिए यकृत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लीवर ख़राब हो गया ना, तो आप जितने भी थोड़ा सा भी पॉइजनस चीज़ खाएंगे ना, तो आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचेगा। लेकिन जो कुफर कोशिकाएं अगर आपका तगड़ा होगा, क्योंकि यकृत में पाया जाता है, अगर आपका तगड़ा होगा ना, तो वो तुरंत ही आपको पता है यकृत बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि यकृत को ना अगर आप आधा काट देंगे ना, तो फिर से अपने आप को पूरा कर लेगा। तो यकृत बहुत ही अपने आप को क्या बोलते हैं, ग्रो करता है। आइलेट्स कोशिकाएं, ये आइलेट कोशिकाएं आपको पता है ये किस में होता है, अग्नाशय में होता है। नेफ्रॉन ब्रिक में होता है, किडनी में। न्यूरॉन मस्तिष्क में होता है। तो ये आपके आमने सामने है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन की तुलना में परपरागण क्यों बेहतर माना जाता है। तो देखिए, स्वपरागण मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आप केवल अपने लोगों में सीखते हैं, अगर आप केवल अपने घर से सीखना चाहें तो आप उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप बाहर निकल के सीखेंगे किसी से, तो आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। नहीं तो मतलब अगर हम अपने आप में देखिए, आजकल क्या होता है, लड़कियों में ग्रो उतना क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए बहुत जगह ऐसा है ना कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो लड़कियों को पता ही नहीं होता कि दुनिया में भी ऐसा होता है। लेकिन जब वहीं अगर आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो बाहर में बहुत सारे ज्ञान है जो आप सीखते जाते हैं, नई नई चीज़ें का डेवलप होता है। तो वो इसलिए बोलता है। तो उसी तरह आप देखेंगे कि स्वपरागण करेंगे तो बस एक ही प्रकार के वो मतलब समझिए कि जो पहले थे, मतलब उनका जो पूर्वज था, बस पूर्वज जैसा होंगे। लेकिन वहीं अगर परपरागण करते हैं तो किसी बेहतर से भी कर सकते हैं। तो यह है कि यह बेहतर और स्वच्छ अनुशासित विविधता में पैदा करता है। तो इसलिए आपका परपरागण बेहतर माना जाता है। ठीक है, राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो राइबोसोम देखते थे, तो यह बिना झिल्ली का कोशिकांग वाला है, ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो सही है यह। प्रोकैरियोटिक्स में 70 और यूकैरियोटिक में 80 से। ये आप 9th क्लास में देखे होंगे, जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जब तुलना दिया गया है, तो उसमें है यहाँ पे। तो ये अभी सही है। इसे कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। राइबोसोम को कोशिका का इंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम में आपको पता है कि प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन आपको क्या करता है, शरीर को मजबूत बनता है और एनर्जी खूब देता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। और इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के आरबीसी के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या करें। तो पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द देखिए, इकोलॉजी बोले तो अर्नेस्ट हैकेल बन जाएंगे, और इकोसिस्टम दे तो ये कौन हो जाएंगे, टांसले हो जाएंगे, एजी टांसले। मृतोपजीवी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका निभाते, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3। अवघटक वे जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मिट्टी में वापस मिलाते हैं, जैसे कौन कौन है, कवक है, जीवाणु है। ये क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को सड़ा के वो मिट्टी में मिला देते हैं, वही बोलना है। महत्व, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। मान लीजिए आप कोई कचरा फेंक देते हैं, ठीक है, अगर कचरा को आप नहीं करते हैं ख़त्म, जब आप कचरा ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कचरा का ढेर होता जाएगा। लेकिन ये क्या होते हैं, कवक और जीवाणु, ये ऐसे चीज़ें हैं, तो उनको खा के उनको करके क्या करते हैं, मिट्टी में वापस उसको मिट्टी बना देते हैं। तो इसलिए, और वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है जब ये खा के बना देते हैं। तो इसलिए इनको कैसा क्या बोले जाते हैं, सफाई कर्मी बोले जाते हैं। ये संख्या संरक्षण स्थल और मुख्य जंतु से सम्मिलित करना है।
तो जैसे काजीरंगा किस लिए है, तो काजीरंगा असम में है और इस यहाँ ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गैंड से। गिर गुजरात, ये यहाँ पे क्या होता है, एशियाई शेर पाया जाता है। और केबुल लामजाओ मैंने बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है, तो केबुल लामजाओ में आपको पता है संगाई डांसिंग डियर, ये याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि केबुल लामजाओ पहले पाया जाता है कहाँ है, वो केबुल लामजाओ है कहाँ, तो ये पता है मणिपुर में है। और कौन से झील में है, तो लोकटक झील है ना, ठीक है, लोकटक झील, शायद लोकटक ही झील है, ठीक है, उसका लोकटक झील नाम है। और वो क्या है, मणिपुर में है। और उसी में केबुल लामजाओ है एक, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वो जो, हाँ अरे दिमाग से नहीं आ रहा है, ठीक है। और गिर पूछता है कि गिर कहाँ है, तो गिर भी गुजरात में है। और दाचीगम कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और जम्मू कश्मीर, इसमें यहाँ क्या पाया जाता है, दाचीगम, तो हिंगुल मिरिक पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। केबुल लामजाओ यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए उद्यान है, यही नहीं आ रहा था कि उद्यान बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान, ठीक है। और हिंगुल यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, यह जम्मू कश्मीर का क्या है, राजकीय पशु है। पूछ दे सकता है, और नहीं पूछ नहीं सकता बल्कि पूछा हुआ है एग्जाम में, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन बिना अपने मन से नहीं बनाए हैं, बल्कि ये सब एग्जाम से किसी न किसी एग्जाम में दिया है, तो मैं वहाँ से ढूंढ के लाया हूँ। ओजोन परत के क्षरण के संदर्भ में क्या सकते हैं, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इसकी मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण के लिए मुख्य उत्तरदायी, बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, बिल्कुल सही है। कार्य, यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने रोकती है, बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट कितने, दो प्रकार, तीन प्रकार के, एक अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, ये तीन प्रकार के आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिनियम वर्ष, मतलब पर्यावरण अधिनियम और उसके वर्ष से मिलान करना है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, तो ये पता है 1972 में हुआ था, ठीक है। और जल प्रदूषण अधिनियम कब हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था भाई। और वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में हुआ था, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये हुआ था आपका 1986 में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए। अब मैं डायरेक्ट यहाँ थोड़ा याद हो जाए तो इसलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, तो ये 1980 में क्या हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक। और 1972 में क्या हुआ था, तो हुआ था ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और 1986 में क्या हुआ था जी, तो 1986 में आपका हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और 1974 में क्या हुआ था, तो का जल प्रदूषण अधिनियम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो जैव विविधता शब्द एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय बनाया था, ठीक, बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है, बिल्कुल सही है। भारत में केवल एक जैव विविधता, भाई बहुत सारे हैं भारत में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाता है। देखिए जैव विविधता का रेड डाटा में आपको पता है क्या क्या किया जाता है, कि जो भी मतलब विलुप्त होने वाली चीज़ें हैं ना, जिनकी मतलब बहुत कम संख्या और वो विलुप्त होने वाले कगार में है, तो उसमें रेड डाटा बुक में उनका किया जाता है। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा क्या किया जाता है जारी, तो IUCN द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं, भारत में मुख्य रूप से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि केवल 1 है, ठीक है, तो इसलिए गलत था। तो और IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब अगला क्वेश्चन है, जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दोषपूर्ण जीन की स्वस्थ जीन से बदला जाता है, सही है। इसका सबसे पहला सफल प्रयोग 1990 में एक 4 साल की बच्ची ADA की कमी पर किया गया, अड्डा की कमी, ठीक है, एडा नाम है। यह आनुवंशिक रोगों के अस्थायी उपचार के लिए विधि है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति संबंधी कृषि क्रांति को और उसके
क्षेत्र से सुमेलित करना है। ठीक, तो हरित क्रांति आपको पता है किसके लिए, तो ये खाद्यान्न के लिए हुआ था। श्वेत क्रांति दूध के लिए हुआ था। नीली क्रांति मत्स्य से और भूरी क्रांति उर्वरक से। तो ये सबको पता है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि वर्गीज कुरियन ने इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, बिल्कुल ये है। और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक, क्लोनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन युग में सही सुमेलित है, तो पहली क्लोन स्तनधारी डौली भेड़ है, बिल्कुल सही है। भारत की पहली क्लोन भैंस गरिमा है, बिल्कुल सही है। पहली क्लोन पश्मीना बकरी तो कौन है, नूरी है। तो ये तीनों सही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, तो देखिए अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन कॉन्सेप्ट में। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद में अमोनियम है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हालांकि जलवाष्प सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मानव गतिविधियों में CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक चिंताजनक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता भी दिया कॉन्सेप्ट, तो ये देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, तो विटामिन ए की। बीटा कैरोटीन, इसमें बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में अंधापन रोकना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान संस्थान और उसके स्थान से निर्मित। देखिए यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। तो पूछता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये लखनऊ में। ठीक, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कटक में है, उड़ीसा। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये कानपुर में है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान क्या है, तो ये इज्जतनगर है। और मैं बताऊँ, मैं जो ये अनुसंधान संस्थान है ना, मैं इसी में काम करता हूँ। ये ICAR के थ्रू आते हैं सब। ठीक है, और यही ICAR में ही तो मैं कार्यरत हूँ। ठीक है, तो ये है। और हम जाते हैं तो सब लोग से मिले हैं, जहाँ ये सब लोग, जब मैं स्पोर्ट में जाता हूँ तो सब लोग यहाँ से सभी लोग मिलते हैं जब जाते हैं तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा बी। यह है मशरूम क्या है और यह पोषण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो मशरूम क्या है, तो यह एक शैवाल है और इसमें वसा अधिक होता है। यह एक कवक है, इसमें प्रोटीन और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक, DNA की द्विकुंडलित संरचना के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ठीक है, तो किस वर्ष मिला था, 1962 में मिला था। पूछता है DNA की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, तो वाटसन और क्रिक ने, ये याद रखेगा। तथ्य मॉडल 1953 में दिया गया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला, जिसको रोजलिंड फ्रैंकलिन का भी इससे महत्वपूर्ण योगदान था। रोजलिंड फ्रैंकलिन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, याद रखिएगा। BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है, तो ये TB के लिए। ठीक है, और पूरा नाम क्या है, तो बैसिलस कैलेमेट ग्यूरेन। यह जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो राइजोबियम, अजोला, नीलहरित सेवन। ठीक, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अजोला यह एक जलीय फर्न है जिसका प्रयोग धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। ये अजोला का हम लोग जानते हैं, धान के खेत में तो नहीं, हम लोग ना मुर्गी के लिए और मछली के लिए उपयोग करते हैं। हमारे ऑफिस में है भी है, मेरे फार्म में है अजोला। मानव शरीर में यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, तो यह यकृत शिरा हेपेटिक वेन में होता है। ठीक है, कारण यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, इसलिए वहाँ से निकलने वाली शिरा में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एड्स वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाली मुख्य दवा कौन सी है, तो जीडोवुडाइन AZT, याद रख लीजिएगा, पता है ना कैसे कैसे नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची जंतु और उत्सर्जी अंग से सुमेलित है, तो केचुआ का उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, तो केचुआ के उत्सर्जी अंग का नाम होता है नेफ्रिडिया। ठीक है, तो नेफ्रिडिया केचुआ का हो गया। ठीक, और ज्वाला कोशिका है यानी फ्लेम सेल। फ्लेम सेल से ये हो जाता है आपके चपटे कृमि। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा संघ होता है, प्लेटी हेलमेंथिस, ये संघ होता है। ठीक है,
और हो गया ये ब्रिक। तो ब्रिक आपको पता है हम लोग में होता है, तो ये वर्टिब्रेस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यानी वर्टिब्रेस। और किट में होता है मेलपिगी नलिकाएँ, ठीक, मेलपिगी ट्यूबलेस ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड के बारे में क्या हमेशा सत्य होता है। तो मैंने ये पिछले क्वेश्चन में बताया कि यह हमेशा सीधा होता है, ठीक। कोशिका के शरीर श्वसन का केंद्र कौन सा है जहाँ एटीपी का निर्माण होता है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबको पता है, ये तो हर किसी को जानता है। तो चलिए बस इतना ही। केंद्र को आपको पता है क्या होता है, तो यह नियंत्रक कहा जाता है। तो ये सबको नियंत्रित करता है कोशिका में ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, ठीक। बाकी अपने दोस्त को भी शेयर किया कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो शायद उनको भी अच्छा लगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।